नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के पोस्ट आए हुए हैं, ये एनटीपीसी के जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें साइंस का क्या रोल है। जो डी जो ग्रुप डी का पोस्ट आया हुआ है, ग्रुप डी के पोस्ट में ग्रुप डी का जो पोस्ट आया है उसमें जो मैथ का पोर्शन है वो 25 नंबर का है, जो साइंस का है वो 25, रीजनिंग जो है 30 है और फिर जीके और जीएस जो है आपको 20 नंबर का दिया है। ये टोटल 100 क्वेश्चन का आंकड़ा है। तो अगर आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो मैथ और साइंस पर काम करना पड़ेगा और मैथ और साइंस पर काम करेंगे तभी रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन होगा। इसी मद्देनजर रखते हुए हमने आज पहले क्लास रखा है कि साइंस के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रुप डी के जो क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बोन्स कितने होते हैं। देखो यहाँ पर दिया 212, 206, 202, 203। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या अगर यहाँ पर फैक्ट पूछा है तो 206 होती है, लेकिन अगर बच्चों में पूछा जाएगा तो बच्चों में इसकी संख्या लगभग जो है 300 के आसपास होती है। जब आर्यभट्टा ने देखा था एस्ट्रोलॉजी और इसके बाद जो है कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा था कि हड्डियों की संख्या 300 के आसपास है। 300 में उन्होंने क्या किया था, जॉइंट वगैरह मसल सब जोड़ दिया था। लेकिन वर्तमान में जो एनसीईआरटी कहती है वह कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, मानव में 206 है। तो आपको इस पे 206 हड्डियां लगा करके आना है। नवजात शिशु में देखो आया ना, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, अभी बताए। नवजात शिशुओं में लगभग हड्डियों की संख्या 303 होती है, बोन्स जो है 303 होते हैं। क्वेश्चन अगला, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, प्रबल माने होता है स्ट्रांग और स्ट्रांग बोन्स, मजबूत हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सर्वाधिक सबसे अधिक जो है स्ट्रांग बोन कौन सी होती है, ये पूछ रहा है। तो यहां पे जांग में, भुजा में, जबड़े में, गर्दन में, 3 ऑप्शन दिया है। जांग की जो हड्डी होती है इसका नाम है फीमर, और फीमर जो है यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है। भुजा माने बाह में, ये जबड़ा मुख के जबड़े होते हैं और गर्दन नेक। तो आपसे पूछा सबसे मजबूत सबसे स्ट्रांग हड्डी, तो सबसे स्ट्रांग जो आती है वो जबड़े की हड्डी होती है, जहां पे आपके दांत लगे होते हैं। जहां पे दांत लगे होते हैं, जो जबड़ा होता है वो हड्डी जो है बहुत ही स्ट्रांग होती है, टूटती फूटती नहीं है। तो सबसे स्ट्रांग जो है आपको दांत में लगाना है, जबड़े का लगाना है। गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, जिन्हें हम सर्वाइकल के नाम से जानते हैं, जिन्हें सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो आपके सबसे स्ट्रांग पूछा हुआ है, ऑप्शन सी जबड़े की हड्डी जो है सबसे स्ट्रांग हड्डी के रूप में देखा गया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, देखिए सबसे बड़ी अभी बताए और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ये पूछ रहा है। मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, कहां पाई जाती है, तो आपको याद होना चाहिए
मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस जो है कान की हड्डी है, जिससे क्या होता है और मानव को क्या करता है, वो बैलेंस बनाने का काम करता है। तो ये नाखून, नाखून भी एक प्रकार की क्या है, ये भी एक हड्डी है, डेड हड्डी है। स्टेपिस कान में पाई जाने वाली हड्डी है, यह कान में पाई जाती है, यह कान में पाई जाती है और यह सबसे छोटी हड्डी है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, इससे छोटी हड्डी कोई नहीं होता। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। जबड़े की बताएं अभी, सबसे मजबूत होती है, सबसे मजबूत हड्डी यही जबड़े की होती है। और नाक की हड्डी जो है, आपको जो नाक ऊपर का ये पार्ट होता है, इसमें मसल्स होते हैं और यहाँ पे हड्डियां होती हैं, लेकिन वो हड्डी सबसे छोटी नहीं होती है। आपको इसका ऑप्शन आएगा बी, स्टेपिस जो है, जो कान में पाई जाती है, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, फिर आ गया सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी अभी बताए थे स्टेपिस, यह सबसे छोटी है। टिपिस और टिबियो और फिबुला, ठीक है, इसका नाम है टिबियो और फिबुला और इसका नाम है फीमर। फीमर जो है जांग की हड्डी है, जांग की हड्डी है, जिसका नाम है फीमर और यह सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। टिबियो और फिबुला और रेडियो और अल्ना, रेडियो देखो यहां से यहां तक दो हड्डियां होती हैं जो क्या करती हैं, एक दूसरे पर जो है घूमती रहती हैं। ऐसे जो है घुटने के नीचे भी दो हड्डियां होती हैं, टिबियो और फिबुला, जो क्या करती हैं, एक दूसरे पर घूमती रहती हैं। तो ये सबसे बड़ी हड्डी नहीं है, बल्कि सबसे हड्डी फीमर है, जो जांग की पाई जाती है। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के रूप में देखा गया। क्वेश्चन नंबर अगला भी हम लोग देखते हैं। मुख में मंड यानी स्टार्च, जो मुख में स्टार्च है, स्टार्च कैसा होता है, ये मीठा होता है और उसको शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है। यानी जो स्टार्च होता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, यानी ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ग्लूकोज भी एक प्रकार का शर्करा है, यह ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। यह एक शर्करा है जो क्या होता है, मीठा लगता है और यह स्टार्च है। स्टार्च जो है लिक्विड टाइप का होता है। जैसे आप देखे होंगे कि गेहूं के हरे दाने को दबाएंगे, अगर गेहूं के धान, ये धान है होता है, पैडी जिसे कहते हैं, व्हीट जिसे कहते हैं, इसके कच्चे दाने को दबाएंगे तो व्हाइट व्हाइट कलर के पदार्थ निकलते हैं, गाढ़े पदार्थ और व्हाइट कलर के होते हैं, जो स्टार्च होते हैं। और ये जब हम क्या होता है, इसको ग्लूकोज में चेंज होता है। ये यहां पर है एमाइलेज, पेप्सिन, टाइलिन और लाइपेज। देखो ये कहां होता है, माउथ में होता है। टाइलिन नामक एंजाइम कहां पाया जाता है, मुख में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। और ये क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता। मुख में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को कहां करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है, जिससे हमें क्या पड़ता है, मीठापन का अनुभव होता है। यही कारण है कि जब आप कभी सूखी रोटी खाएंगे, उसके साथ कुछ मत खाइए, सूखी रोटी और मुख में डाल के चबाएंगे तो कुछ समय बाद मीठा होगा। उसका रीजन यही है कि टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है, वो स्टार्च को कहां बदल देता है, शर्करा में चेंज कर देता है, जिससे सूखी रोटी कैसी लगती है, मीठी लगने लगती है। यह कहां पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। आगे है एमाइलेज एंजाइम है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को चेंज करता है, लाइपेज एंजाइम है, ये सारे एंजाइम है। लेकिन जो है ये टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, लीवर है,
ये गाल ब्लैडर है। देखो ये कार्निया कहां पाई जाती है? नेत्र में पाई जाती है। कार्निया कहां पाई जाती है? नेत्र में पाई जाती है, और जिसका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल है नहीं है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन तीनों का है, लेकिन जो ये कार्निया पाई जाती है ये नेत्र में पाई जाती है, और नेत्र में पाई जाती है इसलिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं है। फिर अगला सवाल देखेंगे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, यानी दूध है और उसको पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? यहां पर दिया है पेप्सिन। पेप्सिन तो प्रोटीन को, ट्रिप्सिन, रेनिन और इरेप्सिन। देखो रेनिन नामक एंजाइम होता है जो क्या करता है? दूध को पचाता है। दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम, दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन होता है? दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम जो है रेनिन एंजाइम होता है। यह रेनिन एंजाइम जो है 0 से 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादा रहता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादा रहता है। 5 वर्ष के बाद यह समाप्त हो जाता है। आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है। 5 वर्ष के बाद क्या होता है? यह समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि छोटे बच्चे जो है दिन भर दूध पीते रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन बड़े बच्चे हैं, हम लोग हैं जैसे, दूध दिन भर नहीं पी सकते, कुछ लिमिटेड दूध पीते हैं, क्योंकि हम लोगों में जो दूध को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन एंजाइम नहीं होता है। रेनिन एंजाइम नहीं होता तो उतना दूध हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा जितना बच्चों को करता है। तो इसलिए 5 वर्ष के बाद क्या होता है? ये समाप्त हो जाता है। इसलिए रेनिन एंजाइम जो है दूध को पचाने वाला एंजाइम है जो छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, और 5 वर्ष के बच्चों के बाद ये समाप्त हो जाता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा एब्जॉर्बेशन, अवशोषण, अवशोषण मतलब एब्जॉर्बेशन कहां होता है? देखिए जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो माउथ, मुख, इसके बाद स्टमच, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद जो है बाहर की ओर निकल जाता है। तो भोजन का लास्ट रूप में लीवर नहीं, लीवर जो है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। यह शरीर बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर कहलाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आमाशय, यहां पे भोजन कलेक्ट होता है, यहां पे भोजन कलेक्ट होता है, एकत्रित होता है। छोटी आंत भोजन का अंतिम रूप से, लास्ट, अंतिम रूप से पाचन और शरीर में अवशोषण, एब्जॉर्बेशन यही से होता है। अवशोषण जो है छोटी आंत से होता है, और बड़ी आंत में जितना हम पानी पीते हैं, पानी का अवशोषण जो है बड़ी आंत से होता है। पानी का एब्जॉर्बेशन बड़ी आंत से होता है, और छोटी आंत में जितना भोजन खाए थे हम लोगों ने वहां पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो छोटी आंत आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, छोटी आंत की बात करेगा। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? ठीक है, पित्त जो है यहां पे एक होती है लीवर, ऐसे इसी लीवर से जो होती है पित्त ग्रंथि होती है, इसे गाल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और यह लीवर है, इसका नाम है यकृत यानी लीवर। ये लीवर है, ये गाल ब्लैडर है। तो जो गाल ब्लैडर में क्या जो बनता है, यहाँ पे कलेक्ट होता है वो बाइल जूस है, जिसे हम पित्त रस कहते हैं। बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है,
इसे बाइल जूस कहते हैं। लेकिन इस बाइल जूस तो यहाँ पे कलेक्ट होता है, फॉर्मेशन जो है यकृत में होता है। पित्त रस जो है बाइल जूस जो बनता है वो लीवर में बनता है। कलेक्शन कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो आएगा लीवर। अस्थिमज्जा क्या होती है और प्लीहा क्या होता है? प्लीहा में जो कोशिकाएं डेड होती हैं वो यहीं से बाहर हो जाती हैं। प्लीहा को कोशिका का कब्रिस्तान कहते हैं। इसे कोशिका का कब्रिस्तान कहते हैं। कोशिका का कब्रिस्तान कहते हैं, यह कब्रिस्तान है। और अस्थिमज्जा में जो है ब्लड का निर्माण होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल का निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है। और प्लीहा में कोशिकाएं जो डेड हो जाती हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। वो कहां से होता है? प्लीहा से होता है। इसलिए कोशिका का कब्रिस्तान कहते हैं। परिशोधिका माने उसको शोधन करने वाला, ठीक है। तो अभी आपको पूछा है पित्त रस कहां बनता है, इसका आंसर आएगा लीवर, यकृत। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी में जो ब्लड होता है जो सर्कुलेट करता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किसने किया था? लैंड स्टीनर ने जो किया हुआ है, यह ब्लड ग्रुप का किया हुआ है। ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो उसका अध्ययन किया है लैंड स्टीनर ने। ब्राउन, कार्नवर्क और विलियम हार्वे ने किया था परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है खोज यही किया था। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज किया था वो विलियम हार्वे ने किया था। लैंड स्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप, जिसमें ए बी और ओ होता है। तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा है तो कौन होगा? विलियम हार्वे होगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किया था। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर का मापा जाता है। ईसीजी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हार्ट से होता है। इसका संबंध जो है हार्ट से है, हृदय से है। हृदय की गति को इस तरह से नापते हैं, इसे ईसीजी कहते हैं। ऐसे यह होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट नापते हैं, इसे हार्ट बीट नापते हैं। स्पेग्नोमीटर से बीपी नापते हैं। आर्म बैंड से कुछ नहीं नापते। आर्म बैंड मतलब हाथ में बांधे जाते, जब बीपी नपवाने जाते हैं देखते हैं हाथ में बांध देता, आर्म बैंड होता है। और एक मशीन होती है जिसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर, और इसी से हम क्या करते हैं? बीपी को मापते हैं। स्टेथोस्कोप, जिसे अपनी भाषा में आला कहते हैं, जो डॉक्टर गले में लटकाए रहते हैं, उसको क्या करते हैं? कान में लगा करके आपके बॉडी पर चेक करते हैं कि आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है। तो इसका आपको ब्लड प्रेशर को मापने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्पिग्मोमैनोमीटर। इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्पिग्मोमैनोमीटर। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन कितना होता है? यानी स्वस्थ मनुष्य जो है, हृदय का जो है हार्ट कितनी बार वाइब्रेट करता है, धड़कता है? 58, 72। देखे ये 72 से 75 एक हार्ट बीट है जो 1 मिनट में मानव का धड़कता है। तो आपको आएगा यहां पर ऑप्शन 72। ब्लड में पाए जाने वाली मेटल क्या है? जो हमारी ब्लड में पाई जाती है कैल्शियम Ca, Zn जिंक, सोडियम और आयरन। जो ब्लड में आयरन पाया जाता है वो क्या पाए जाते हैं? देखते हैं। आयरन पाया जाता है, और आयरन जो पाया जाता है वो फेरस के रूप में पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा था, फेरस के रूप में पाया जाता है, फेरिक के रूप में नहीं। यह फेरस के रूप में पाया जाता है।
फेरस के रूप में पाया जाता है, Fe+2 के रूप में पाया जाता है, जबकि एक और इसका कंपाउंड होता है फेरिक के रूप में नहीं पाया जाता है। ब्लड में आयरन जो पाया जाता है फेरस के रूप में पाया जाता है। और आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया में ब्लड की आपकी कमी हो जाती है, कहां पाया जाएगा? यह जैगरी, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जी, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जी और आंवला। अगर ऐसा सेवन करते हैं तो आपको लोहा आयरन मिलेगा और बॉडी आपका स्वस्थ रहेगा, इसे कहते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां संबंधी बीमारी होता है, जिंक की कमी से आपको बॉडी में, और सोडियम की कमी से आपको नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो यहां पे जो आंसर आएगा आपका डी आएगा, जिसे हम कहते हैं आयरन। ब्लड में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी होता है। इसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, लगभग 55% जो है आपका वाटर होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है, यह लाल रुधिर कणिका है, और यह इसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? आयरन के कारण होता है। अभी बताएं। हीमोग्लोबिन, लाल रंग किसके कारण होता है? यहां पे आपको हीमोग्लोबिन दिया है, तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड का कैसा कलर होता है? लाल रंग होता है। WBC, इसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। यह बॉडी के इम्यून पावर को इंक्रीज करता है, यह बॉडी के प्रतिरक्षी क्रिया को दर को बढ़ाता है। तो ब्लड में जो लाल रंग पाया जाता है, लाल रंग पाए जाने का कारण कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन होगा। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का इसका कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। परिवहन मतलब ले जाना और ले आना। कहां तक ले जाना और ले आना? आपको जो है सेल कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाना और ले आना है इसका काम। तो हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बताए। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा, ऐसे मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पे जो आपका आंसर सही हुआ वो हो गया सी। निम्न में से किसमें आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? अभी बताए थे कि प्लीहा को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। और अस्थि मज्जा में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और लीवर जो है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसमें विटामिन ए, डी, ई और के रहता है। और इस लीवर से आपको गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज दोनों लगी होती है। गॉल ब्लैडर का मतलब होता है पित्त की थैली, और पेनक्रियाज मतलब अग्न्याशय। दोनों जो है इसी लीवर से लगी होती है। एक तो होता है अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज, और एक होता है गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। तो तीनों ये जो है यहीं पे लगी होती है, दोनों लीवर से लगी होती है, अटैच होती है। तो इस तरह से आपको आरबीसी का कब्रिस्तान पूछ रहा है, इसलिए प्लीहा को लगाना था। मनुष्य का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल 90 से 120 दिन होता है।
मनुष्य का लाल रुधिर कोशिकाओं का 90 से कितना होता है? 120 दिन होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? देखो, पीएच मान क्या है? यह एक प्रकार का स्केल है जिससे हम एसिड नापते हैं और बेस नापते हैं। एसिड और बेस नापने के स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज सोरेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था, नामक वैज्ञानिक ने। पीएच मान क्या है? यह एक प्रकार का स्केल है। यहां 0 से शुरू होकर के 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। 7 को कहते हैं न्यूट्रल, उदासीन। इसका नाम है उदासीन। 7 से इधर जाते हैं तो बेसिक होता है, और 7 से इधर आते हैं तो एसिड होता है, एसिडिक गुण होता है। यहां से इधर चलते हैं तो बेसिक गुण होता है। 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 है, और यूरिन का होता है 6.6। तो इस तरह से ब्लड जो होता है हल्का सा कैसा होता है? बेसिक होता है। बेसिक मतलब क्षारीय होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। और ब्लड जो है बेसिक होता है, और बेसिक यानी क्षारीय, उदासीन यानी न्यूट्रल। देखो यहां पर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस है। जब न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया तब होगी जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस होंगे। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में क्रिया करके न्यूट्रलाइजेशन बनाते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा था। तो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से होगी। और न्यूट्रलाइजेशन में न्यूट्रल में क्या होता है? एक तो डिस्टिंग वाटर, डिस्टिंग वाटर माने शुद्ध जल। एक होता है रेन वाटर, वर्षा का जल। एक होता है इवापोरेशन, वाष्पीकरण। ये तीनों जो होते हैं शुद्ध जल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बैड कंडक्टर होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और जो है विद्युत धारा और उष्मा का कुचालक होता है। और जबकि नॉर्मल वाटर जो होता है वो कैसा होता है? चालक होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का गुड कंडक्टर जो होता है नॉर्मल वाटर होता है, क्योंकि इसमें मिनरल घुले होते हैं, और मिनरल जो है आयनाइजेशन करके उसे हीट को ले जाते हैं। लेकिन जब डिस्टिंग वाटर होगा, जैसे डिस्टिंग वाटर शुद्ध जल, रेन वाटर और इवापोरेशन का इवापोरेट वाटर जो होता है, ये तीनों वाटर जो क्या होते हैं? प्योर वाटर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो आपको पीएच मान पूछा था, और पीएच मान यहां पे आपको मिला। सफेद रक्त का कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले जाए, ये बताए थे दोनों। ये काम जो है हीमोग्लोबिन का है। यह हीमोग्लोबिन का काम है। इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम WBC करता है। इसमें से कोई नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम WBC करेगा। और जितना ही ये ज्यादा होगा उतना ही आपको रोग क्या होगा? कम होगा, रोग कम होगा। बॉडी में जो रोग होने का कारण है उसका इम्यून पावर कम होगा। जितना ही इम्यून पावर कम होगा उतना ही आपको रोग ग्रसित होंगे, और जितना ही इम्यून पावर आपके बॉडी का ज्यादा होगा उतने ही आने वाले बाहर से बैक्टीरिया से लड़ेगा, और बैक्टीरिया से लड़ेगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी ग्राह्यता है, सभी को दे देता है? डोनर होता है, दाता और ग्राही। डोनर, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा ब्लड ग्रुप ग्राह्यता, ग्राह्यता मतलब ग्राही, ग्रहण करने वाला, और डोनर
डोनर माने दाता, तो दाता में ओ ब्लड ग्रुप आएगा और ग्राही में कौन आता है, ए बी आता है। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले लेता है, और ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सभी को देता है। ओ ब्लड ग्रुप दाता होता है, डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर का मतलब ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ा दो चढ़ जाएगा, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप जो है क्या होता है, सभी से लेने वाला होता है। तो यहां पर ओ जो है डोनर होता है और ए बी जो है एक्सेप्टर होता है। यह सभी से क्या करता है, ब्लड ग्रुप ब्लड को ले लेता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज अभी बताए थे, लैंडस्टीनर ने कहा था ए बी और ओ 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ये डोनर होते हैं और ये जो है एक्सेप्टर होते हैं, ग्राही होते हैं। ये डोनर होते हैं ए बी और ओ। देखो ए को देगा, बी को देगा, ए बी देगा और ओ को देगा। लेकिन देखो ए और बी है तो यह ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से लेगा। ये यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर कहलाता है, यूनिवर्सल ग्राही कहलाता है। यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। और ये जो है वो जो है ये इसको भी दे दिया, ये इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा। यूनिवर्सल जो है डोनर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है सबको देने वाला है, ये सबको ग्राही वाला है। ऐसे ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम, ठीक है, विलियम हार्वे। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। इंटेलिजेंट बुद्धि का सेंटर कहां पर होता है, सेरेबलम और सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है बुद्धि का केंद्र होता है, इसीलिए याददाश्त, ठीक है, याददाश्त जो होती है, स्मरण शक्ति, ये सब इसी से होती है। सेरिबेलम क्या करता है, यह शरीर को संतुलित रखता है, बैलेंस करता है। संतुलित करने का सेरिबेलम, और सेरिब्रम जो होता है वो आपकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है। और याददाश्त शक्ति, स्मरण शक्ति सब यहां से होता है शरीर। मेंडुला ऑब्लांगेटा जो होता है यह आपके बैकबोन के पास पाया जाता है। मनुष्य में मेरुदंड, बैकबोन कहते हैं, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। यह कुछ इस तरह से होती है, यह ऐसे होती है, यस टाइप की होती है। बैकबोन कैसी होती है, अंग्रेजी के यस की तरह के होते हैं। और इसमें जो होते हैं ऐसे कशेरुकी जुड़े होते हैं, ऐसे वर्टिब्रेटा होते हैं। और वर्टिब्रेटा जो होते हैं ये कितने होते हैं, 33 होते हैं। और इसमें से क्या होता है, नर्वस सिस्टम, यहां तक यहाँ पर माइंड बैठा हुआ है, यहाँ पे नर्वस सब जाते हैं, दिमाग को बताते हैं, तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम होता है। और नर्वस सिस्टम कितना होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं, 31 जोड़े होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं। और जो ये वर्टिब्रेटा होते हैं वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। गर्दन में कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसे सर्वाइकल के नाम से जानते हैं, इसे हम सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र बिंदु यही होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र बिंदु यही पर होता है। प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें दिमाग जो है सोच विचार करके डिसीजन नहीं लेता, उसमें एडवांस डिसीजन लेना होता है। और एडवांस डिसीजन लेने के लिए माइंड काम नहीं करता है, क्या करता है, उसमें बैकबोन काम करता है। जैसे अंगुली अगर आग में जल रही है तो तुरंत पीछे खींच रहे हैं, जा रहे हैं, कोई सर पे अचानक देखे और पीछे की ओर एकाएक हट गए। ऐसी क्रिया जो होती है वो बैकबोन से लिया जाता है। इसलिए बैकबोन का स्ट्रांग होना जरूरी है। आपके सिलेक्शन न होने का कारण भी यही बैकबोन है। आप क्या करते हैं, आपका सिलेक्शन न होना, आपका सिलेक्शन न होना वो भी यही कारण है, बैकबोन ही कारण है।
क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है डिसीजन नहीं लेते। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, फिर ABCD पढ़ा, फिर कंफ्यूज हो गए, फिर पढ़े, इसका मतलब है आपका बैकबोन काम नहीं कर रहा है, आपका यह रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया नहीं हो रही है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत आंसर आना चाहिए, तब आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट में होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आपके सिलेक्शन न होने का कारण भी क्या है, यही है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और इसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कंफ्यूजिंग पे पड़ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कंफ्यूज पढ़ते हैं, और कंफ्यूज पढ़ते हैं तो गलत आंसर लगाते हैं। जब गलत आंसर लगाते हैं तो सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए आपको सेलेक्ट होने के लिए मस्ट बी कंपल्सरी है कि आपका बैकबोन स्ट्रांग होना चाहिए, यह रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया होनी चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन जितना ही स्ट्रांग होगा उतने ही जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन न होने का कारण भी आपको बता दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथ को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? मास्टर ग्लैंड क्या होता है? मास्टर ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो सभी पर कंट्रोल रखता है। यह बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट जो है ग्लैंड है, इंडो ग्लैंड होती है, बल्कि अंतः ग्रंथि होती है, जो क्या करती है, सभी हार्मोन्स पर क्या करती है, कंट्रोल रखती है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्लैंड मटर के दाने के बराबर होती है, जो पीछे आपके साइड में होती है, ब्रेन के पास। और ये क्या करती है, इससे निकलने वाला हार्मोन्स, बॉडी के जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उस पर कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मास्टर। मास्टर क्या करता है, क्लास में सभी बच्चों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप कितने अणु निकलते हैं? ग्लूकोज का अगर एक अणु है, ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP एनर्जी निकलती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP इतनी बॉडी के एनर्जी रिलीज होती है, निकलती रहती है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है? रिस्पिरेशन की क्रिया करता है। सांस लेने की क्रिया 1 मिनट में 16 से 18 बार करता है। ये हार्ट है, हार्ट बीट है, ये हार्ट धड़कता है, ये हम श्वसन किया करते हैं। रिस्पिरेशन की क्रिया, श्वसन की क्रिया जो है ये 16 से 18 बार होती है, जबकि हार्ट बीट जो है 70 से 72 बार धड़कता है। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? यूरिन में पाई जाती है। मानव के शरीर में जो यूरिया आते हैं वो अधिकतम किस मात्रा में यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। इसका काम क्या है? यूरिया बनता कहां से है? जो हमने प्रोटीन खाया था, प्रोटीन खाने से एमिनो एसिड बनता है। जितने हमने प्रोटीन खाया था, प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है, और एमिनो एसिड क्या करता है, लीवर इसे यूरिया में चेंज करता है। लीवर जो है इसे यूरिया में चेंज करता है, और यूरिया जो है पानी में डिसॉल्व होकर किडनी के द्वारा फिल्ट्रेट होकर के बाहर निकलता रहता है। जबकि एमिनो एसिड जो है यह पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, और ये क्या करता है कि अगर इसको इसी रूप में जाने दिया जाए तो किडनी क्या होती है, खराब हो जाती है। जिसका लीवर खराब होता है उसकी किडनी भी खराब होती है, क्योंकि यह एमिनो एसिड जो है सीधे किडनी में जाएगा, और सीधे किडनी में जाएगा तो जो उसमें छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं वो जाम हो जाएंगे, और जाम हो जाने के कारण क्या होता है, आपकी किडनी जो है खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है प्रोटीन का जितना खाते एमिनो एसिड और यूरिया के रूप में लीवर चेंज करता है, तब आपको नेत्र आंख में कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान। जब आई डोनेट करते हैं तो उसमें रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। प्रतिबिंब जो है इमेज का फॉर्मेशन इसमें होता है। नेत्र में एक लेंस होता है जिसे हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस,
उत्तल लेंस जिसे हम कहते हैं, यह ऑलरेडी ह्यूमन में नेचुरली मिला हुआ है। कार्निया जो है नेत्र डोनेशन में है, नेत्र दान में कार्निया करते हैं, संपूर्ण आंख नहीं करते हैं। और एक होता है आइरिस। आइरिस के कारण जो है नेत्र का रंग होता है, कलर होता है। नेत्र का जो रंग होता है, आंख का जो रंग होता है, आंख का जो कलर होता है, वो किसके कारण होता है? वो इसी के कारण होता है। तो नेत्रदान में क्या करते हैं? इसी को दान करते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अभी बताइए। आंख के किस भाग पर इमेज का फॉर्मेशन होता है? अभी बताइए। देखो, आइरिस के कारण रंग देगा, कार्निया में नेत्रदान करेंगे, और रेटिना पर जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज जो बनेगा रेटिना पर कैसा बनता है? उल्टा बनता है, आभासी बनता है। उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा। और उसकी जो है ऊंचाई जो है, उसकी जो ऊंचाई लेंथ होगी वो डिस्टेंस पर निर्भर करेगी। जो उसकी ऊंचाई होगी वह बड़ा या छोटा, जो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे देखते हैं एरोप्लेन जब उतरी रहती है, नीचे जमीन पर रहती है, बहुत बड़ी लगती है, बस से भी बहुत बड़ा है। लेकिन जब एरोप्लेन ऊपर उड़ती है तो क्या होती है? छोटी सी लगती है, खिलौने जैसी लगती है। वो आंख पर बना हुआ एंगल है। जब नीचे है तो वो बड़ी दिखी, ऊपर है तो छोटी दिखती है। आंख पर बने हुए एंगल के कारण होता है, डिस्टेंस के कारण होता है। तो ये आपको वस्तु का जो इमेज बनता है, फॉर्मेशन बनता है, वो कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? लोग लगा के आए थे 98.5 सेंटीग्रेड, जबकि ये गलत है। मानव के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, और जबकि 30 लगभग एक्सप्रॉक्सिमेट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड में है, ये फ़ारेनहाइट में है, दोनों सही है। यहाँ पे सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसलिए सामान्य तापमान आप लगाएंगे लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? तापमान होता है। मानव को थकान महसूस कब होती है? वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड कहां पर चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड में चेंज होता है। और जब लैक्टिक एसिड यही पैरों में जमा होता है तो पैरों में जमा होने से क्या होता है? थकान होता है। इसीलिए रनिंग करते समय जब देखते हैं कुछ दूर तक आप रनिंग करेंगे, इसके बाद क्या होगा? तो थक जाते हैं। और वही कारण है कि थकने में क्या होता है? आपका लैक्टिक एसिड होता है, वो पैरों में जमा हो जाता है, कुछ समय बैठ जाते हैं तो क्या होता है? वो फिर चेंज हो जाता है। ठीक, इतना सवाल हम लोग देखे आज। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। आरआरबी ग्रुप डी, इस बार आपको साइंस कहीं दिक्कत नहीं होगा। साथ में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।